नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नीति घाटी की जनजातियां तब और अब विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस दौरान हमारे उत्तराखंड में 5 प्रकार की जनजातियां रहती है। यह जनजातियां उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में भोटिया समुदाय के लोग रहते हैं। इसी तरह हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में राजी और थारू समुदाय के लोग रहते हैं और देहरादून जनपद में ही जौनसारी समुदाय के लोग रहते हैं। इस तरह से 5 जनजातियां हमारे उत्तराखंड में रहती है। आज हमारे स्टूडियो में नीति घाटी के बहुत ही महत्वपूर्ण लोग मौजूद हैं। मैं आपसे इनका परिचय करवा देता हूं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री विजय सिंह रावत जी। आप नीति घाटी के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप लेखन, रंगमंच और सांस्कृतिक पक्षों के बहुत ही सिद्धस्थ हस्ताक्षर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती सावित्री फोनिया जी। आपने तब और अब पूरा समाज देखा है, नीति घाटी को तब भी देखा है और आज आधुनिक युग में भी देखा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री आलम सिंह चौहान जी। आलम सिंह चौहान जी शिक्षक हैं और मूल रूप से लेखक भी हैं, जिन्होंने नीति घाटी की जनजाति समुदाय पे लगभग आधा दर्जन किताबें लिखी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं नीति घाटी की बहुत ही महत्वपूर्ण लोक कलाकार और नीति घाटी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बहुत ही सांस्कृतिक महासचिव श्रीमती राखी रावत जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे विजय सिंह रावत जी, क्योंकि आपने अलग अलग तरह के लोक कलाओं पे काम किया है। आपने लिखा भी है, आपने बोला भी है और आपने सरकारी सेवा में भी सेवाएं भी दी है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नीति घाटी तब और अब में आप क्या अंतर देख रहे हैं आज के परिवेश में? सर, एक्चुअली जो है कि मैं एक शब्द से शुरू करूंगा, एक श्लोक से, कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। जो व्यक्ति इन 3 विधाओं साहित्य, संगीत और कला से विमुख है वो जो है कि उस पशु के समान है जिस तरह की एक बिना पूंछ का पशु होता है। सटीक बैठता है ये सामाजिक परिकल्पनाओं के ऊपर ये बात कि अगर समाज जो है अपनी परंपराओं और अपनी मूल्यों से विमुख हो जाए तो बिल्कुल उसी पशु के समान हो जाता है जिस तरह से कि एक पूंछ विहीन पशु होता है। इन चीज़ों का असर जो है हमारी घाटी के परंपराओं और मूल्यों पर भी असर पड़ा है इस परिवर्तन के दौर में। पूर्व काल में हमारी आजीविका का मुख्य साधन जो है कि तिब्बत व्यापार हुआ करता था। और इस बारे में कि हमारे गुरुजी हैं, हमारे अग्रज हैं, वो बहुत बेहतर बता पाएंगे। उन्होंने उस काल को जिया भी है। तो 1958 से 62 के बीच जब ये व्यापार बंद हो गया और तो हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा गई, तो उस समय जो है कि रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया था, क्योंकि व्यापार ही एक साधन था जो रोजी रोटी का था। कुछ व्यापारी होते थे, कुछ उनके साथ काम करने वाले होते थे। कोई न किसी रूप में उस व्यापार से हर आदमी जुड़ा हुआ था। शिक्षा का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था, उस तरफ लोग मुड़े नहीं थे। जब ये व्यापार बंद हुआ तो वहीं से एक निर्मम दौर पलायन का शुरू होता है अपनी रोजी रोटी के लिए। हालांकि उसके बाद लोगों ने शिक्षा के राह को चुना, प्रगति हुई, सरकार की योजनाएं हो चाहे लोगों की अपनी जागरूकता समझ लीजिए, प्रगति हुई। पर इस प्रगति के दौर में हम कई चीज़ों को अपने पीछे, अपनी परंपराओं को नकारते चले आ गए। तो वो एक दौर था और ये भी एक दौर है। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आप लिखते भी हैं, आप गाते भी हैं, तो जो हम जब लोक कलाओं की बात करते हैं, भोटिया समुदाय की जो लोक कलाएँ अद्वितीय है और अपनी एक पहचान है, तो आज के दौर में आप उन लोक कलाओं को कहाँ पर देखते हैं? इस बात को मैं आरंभ जो एक छोटी सी 2 लाइन से करता हूँ। बिल्कुल। कि एक गीत है जी, उस गीत को जो है कि हमारे दादी लोगों से हम पूछते थे तो वो कहती थी कि उनकी दादियाँ इस गीत को गाती थी। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके लाइफ, उसकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं कितनी पुरानी गीत। बिल्कुल। वो है नारी वेदना के ऊपर जी। 2 लाइन में आपको सुना देता हूँ। सुनाइए।
खंज पार एरा सुख्यारी को घर बार, ए दगड़िया मैं दुखियारी को बैर। क्या बात। जोगी बैठी ध्यान जसु में चात से तू छिला, ए दगड़िया हुए जोला जो ज्ञान। मतलब ये हुआ जी, उस समय जो नारी की वेदना थी, उस समय का जो जमाना रहा होगा, नारी की जो दशाएं और दिशाएं थी वो बहुत कष्टकारी था, तो उसके ऊपर ये गीत। तो इस तरह के गीतों को आज संरक्षण की जरूरत है, उन गीतों को संभालने की जरूरत है, उन्हें दस्तावेज करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपके पास में आता हूँ। और इसी सवाल को हम आगे ले जाएंगे कि उनको दस्तावेजीकरण की बहुत ही महती आवश्यकता है आज के दौर में। मैं सावित्री फोनिया जी से के पास जाता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो ड्रेस है, ये इस ड्रेस को आज के दौर में कैसे देख रहे हैं? आज की लड़कियाँ इसको पहन रही है कि नहीं पहन रही है? और आप तो कितना बढ़िया ड्रेस आपने पहना हुआ, इसको बोलते क्या है? थोड़ा इसको आप हमारे दर्शकों को बता देंगे। इस ड्रेस को हम पाकी घघरी बोलते हैं अपनी भाषा में जी। वो ये जो ये जेवर पहन रखा है हमने, ये हमारा पुराना नथ है जी। ये हमारा चंद्रहार है जी। ये हमारा वो सांगल है चंद्रहार। हाँ, अच्छा। ये जो ये हाथों में पहन रखा है हमने, ये हमारी पहुंची है जी। ये हमारे पूरा ड्रेस है अपना। अच्छा, तो ये 12 मास पहनते हैं या गर्मियों में कुछ और भी पहनते हैं? पहले जमाने में पहनते थे जी। अब तो ये फैशन उसके ड्रेस कोड हो गया ना हमारे। आजकल की लड़कियां पहन रही है, आजकल के डेट में भी पहन रहे लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हमारी भोटिया ड्रेस है जी। तो आपसे मैं और सवाल पूछूंगा आपकी परंपरा पे पहनाव को लेकर के। मैं सीधे आलम सिंह जी के पास जाता हूँ। आप शिक्षक भी रहे हैं और आपने नीति घाटी की जनजातियों पे लगभग 6 किताबें लिखी है, ऐसा बताया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि वो किताब लिखने का क्या आया आपके दिमाग में? आप तो टीचर थे कि आप नीति घाटी की जनजातियों पे किताब लिखेंगे, वो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर्वप्रथम मैं जी दूरदर्शन देहरादून को धन्यवाद देता हूँ जी कार्यक्रम के लिए। ये किताब लिखने का ये हुआ बचपन से, अधिकांश रूप से मैं किताब लिखने का शौकीन रखता था और अपनी छोटी डायरियों में उसको नोट करता जाता था जी। लेकिन मैं शिक्षक था जी, तो उतना मुझे टाइम नहीं मिला। सन 1993 में मेरा रिटायरमेंट आया, उसके बाद मैं गांव के माहौल में रहा। 1993 में अभी मुझे 88 एज है जी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार गांव के लिए मैं गांव में हूँ, कुछ न कुछ लिखना चाहिए, मेरा टाइम तो ऐसे ही जा रहा है। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया कि हमारी संस्कार संस्कृति जो भी है हमारे, उसके संबंध में मैंने लिखना शुरू, ताकि हमारा ये धरोहर रह जाए। आज मैं देखता हूँ कि धरोहर कुछ कामयाब हो रहा है, लोग देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं जी। इसलिए मैंने एक किताब, फिर अपनी जो जड़ी बूटी वाली किताब छापी है, उसमें देखा है कि हमारी जो पुरानी जो दवाइयाँ, जो वैद्य लोग काम करते थे, वो धीरे धीरे वो लुप्त होता जा रहा है। तो उसको प्रकाश में लाने के लिए किताब लिखी है। क्योंकि किताबों पे थोड़ा चर्चा हम करेंगे, क्योंकि जो हिमालय की जड़ी बूटी वाली किताब है बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा प्रचार है उस किताब का। लेकिन आप 88 साल के हैं, 88 साल के हैं, तो आपने तब का व्यापार भी देखा होगा, जो नीति घाटी के जो व्यापार था, जो तिब्बत और भारत का जो व्यापार था, उसके संस्मरण हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं आपके मुँह से। उसके लिए मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ, मैं इस व्यापार में तिब्बत तक भी गया हूँ जी व्यापार के लिए। अच्छा। और वहाँ सतलज नदी जी, सिंध नदी पार करते हुए काफ़ी दूर तक गए जी। पर कम से कम 2 महीने का हमारा प्रवास रहा तिब्बत में। आना जाना 2 महीने का। अच्छा। और तिब्बत का सारा वातावरण देखा जी। और उस समय हम लोगों का व्यापार जो है बहुत उतना बड़ा रूप तो था नहीं, लेकिन अपने बकरियां ले जाते थे, लद्दू बकरियां। अच्छा। उन्हीं में अपना जौ, उवा, फापर ले जाते थे, वो बेच करके आते थे। वहाँ से नमक, सुहागा, ऊन लेके आते थे तिब्बत से। इतना ही व्यापार चलता था जी। लेकिन धीरे धीरे वो व्यापार में वृद्धि हुई जी। तब जो था हमारा समाज में गरीबी बहुत थी जी। आदिवासी कहा जाता था। आज अपने इसमें हमारा एक सब्जेक्ट आया है कि तब और अब जी। तब हम
सीमांतिक आदिवासी कहा जाता था जी। उसके बाद जनजाति कहा गया, उसके बाद भोटिया जनजाति 1967 में इसका भोटिया जनजाति नाम लिया गया है। उससे पहले सीमांतिक जनजाति, सीमांतिक आदिवासी कहा जाता था, उसको हमने देखा है। तो अधिकांश ये जो व्यापार था ये सन 850 से शुरू हुआ था, यानी कतूरी शासन काल से शुरू हुआ था और ये 1962 का ये समाप्त हुआ जी। तो इसको दो भागों में इसलिए बांटता हूँ कि 1962 से पहले हमारा तबका था ये जनजाति जी, भोटिया जनजाति। उसके बाद अब का जो है वो हम अपने सामने देख रहे हैं। अब का तब का जो है 1962 से पहले का तब का था जी। तब 1962 से पहले जब आप वहाँ जाते थे जी, तो भाषा का कैसे संपर्क कैसे होता था? वो आपकी भाषा समझते थे क्या? हाँ, वो भाषा ये था कि हम लोगों की भाषा जो है एक ऐसी भाषा थी, एक प्रकार से व्यापारिक भाषा ही कहो उसको, जिसको हम मारछा भाषा कहते थे उस समय जी। हमारे 3-4 गांवों में चलता था, उसके बाद और गांवों में तो गढ़वाली बोली जाती थी। अच्छा, मारछा भाषा अच्छा। तो मिक्स था उसमें। अच्छा, तिब्बतनी था, किरात, किन्नर, खस, इस सभी भाषाओं का एक मिश्रण था उसमें। अच्छा, इन भाषाओं के मिश्रण से वो आपस में जैसे तिब्बती बोले उसको उसी प्रकार से उनसे बोली चाली में बात करते थे तो समझ जाते थे। अच्छा। धीरे धीरे जो है हम लोग तिब्बती जानना भी शुरू कर दिया। तो आज आपको याद है वो भाषा कुछ? मैं तो ग्वाला रहा अधिकांश तो आप जैसे बोलते मैं इसलिए नहीं सीखा, मैं रहा ग्वाला वहाँ जी बकरियों के साथ। तो हमारे जो भाई लोग थे वो तो व्यापार करते थे, तो ग्वाला लोग तो इसको ज़्यादा, हम तो बकरी चरा करके आते थे अपने भी डेरा में, इसलिए मैंने भाषा कम जानता था, मैं थोड़ा बहुत जानता था उसमें, आना जाना क्या है क्या नाम है इतना ही जानता हूँ। अच्छा, जैसे हम बोलें कि कहाँ जा रहे हो, हाँ, तो क्या मारछा में कैसे बोलेंगे? मारछा हम कहेंगे कि गन गुरिचेन, लेकिन तिब्बत में कहते हैं कना डोंग, कना डोंग, हाँ, कहाँ जा रहे कना डोंग। अच्छा, ये तिब्बती भाषा है? हाँ, ये तिब्बती भाषा। हमारी भाषा में गन गुरिचेन। अच्छा, हमारी भाषा में मारछा भाषा में इसको हमारे किताब में भी मैंने भाषा का वो भी किया था जिक्र, किन्नर, किरात, ये सब भाषाओं का उसमें उल्लेख है। आपके पास अब जो स्थिति है उसमें बातचीत करेंगे, आपकी किताब पे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले राखी रावत जी के पास जाता हूँ, और राखी रावत नीति घाटी की बहुत ही उभरती हुई और बहुत चर्चित लोक गायिका है, और हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे कि आप सीधे लोक गायिका बन गई, आप इतने दूर दराज में रह करके भी। ये आपसे कहा मैंने पहले भी, ऐसा होता है कि कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं कि इंसान का पूरा राह चेंज हो जाती है। लेकिन मैं बोली हूँ कि विधि मतलब संकाय से मैं थी लॉ ग्रेजुएट, कोर्ट में भी काम किया 5 साल, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं रहा, तो उसको हमने वो कर दिया। लेकिन आज मैं जब अपनी संस्कृति धरोहर, यानी कि बहुत सौभाग्य है मुझे कि आज मैं ऐसे लोगों के साथ यहाँ पर बैठी हूँ, सबसे जो हैं धरोहर कह सकते हैं आप, तो देखने की इच्छा थी, आज सुन भी लिया, तो अब और तब आप मुझे और इनको देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप तब के हमारे इतने मतलब कहते हैं कि गणमान्य व्यक्तियों में से, और मैं तो अब की मतलब मैं तो इनको अनुसरण करके ही सीखूं। यही है ना कि जो तब का गीत है वो अब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो वो हाँ सही, हाँ, जैसे हमारे विजय भाई साहब जी ने गाया था कि उस समय एक मार्मिक आपने गाया, तो उसी रूप में जैसे ऊन का कोट पहना हुआ है, तो एक चलता था जैसे हुण देश, यानी कि जो व्यंग चलता है, यानी कि तिब्बत व्यापार, तो उस समय 2 लाइन के रूप में, शायद कुछ गलत भी कर दूंगी, भाई साहब बैठे हुए हैं तो उसमें काना छोड़ी हो लो हुणिया रोम झूम झूमे लो, किले छोड़ी हो लो हुणिया रोम झूम झूमे लो, ऊनेरा को कोट हुणिया रोम झूम झूमे लो। क्या बात है, तब का गीत अब के स्वरों में जो गाया, बहुत सुंदर। तो मैं अब के परिप्रेक्ष्य में सीधे विजय सिंह रावत जी से जानना चाहता हूँ कि जो हम चर्चा कर रहे थे कि आज जो खुशहाली है भोटिया समुदाय के बीच में, उसको आप किस नज़रिया से देख रहे हैं? क्योंकि हम अब की बात करने जा रहे हैं, और तब का गीत जब अब की आवाज़ में आया तो आप उसको कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है जी। हम लोग अपनी पुरानी धरोहर, अपने पुराने जो मूल्य हैं, अपनी पुरानी संस्कृति है, उसकी
को संजोने की तरफ विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो शिक्षा का प्रभाव हुआ तिब्बत व्यापार बंद होने के बाद, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। लोगों को रोजी रोटी मिली, लोग निकले, परंतु उसका एक दुष्परिणाम जो है कि पलायन भी निकला था। हाँ, है ना। मगर खुशी की बात यह है कि आज के तारीख में जैसे जैसे लोग जो हैं कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं, पुनः अपनी घाटी की तरफ जा रहे हैं। रिवर्स पलायन इसको आप कह सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आज फिर से घाटी आबाद होने लगी है जी। तो निश्चिंत ये बात जरूर है कि मतलब वो चीज़ें फिर लौटेंगी, वो आवाज़ें फिर से गूंजेंगी। मगर ज़रा सा हम लोगों को सतर्क होना चाहिए, हम लोगों को इस तरफ से गंभीरता से काम करना चाहिए। अपनी संस्कृति के संयोजन वो संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए, अपने गीतों और परंपराओं को दस्तावेज के रूप में संरक्षित करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक चीज़ आती है ना कि कहते हैं ना कि याददाश्त जाने से ज़्यादा, याददाश्त के जाने से ज़्यादा अस्तित्व के खो जाने का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। याददाश्त के जाने से ज़्यादा अस्तित्व के खो जाने का होता है। और क्या हो, कौन हो, कहाँ से हो, इस प्रश्नों से ज़्यादा इन प्रश्नों में के उलझनों से होता है ना। दर्द और पीड़ाओं का दंश तो वही जानता होगा जो इस समय, जो इस दौर से गुजर रहा होगा। क्या बात है। मैं रावत जी से, हाँ आप अपनी लाइन पूरी कीजिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों को गहराई से मनन करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को हम बुजुर्गों की उस धरोहर को कैसे देंगे। अगर आप उसके लिए गंभीरता से काम आज नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को वही याददाश्त खोने वाला दर्द मिलने वाला है। तो आप क्या देना चाहते हैं? पर आपके साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि आप सीमांत पर्वोत्सव विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो ये समिति आज के दौर में क्या करने जा रही है? ये हमारी समुदाय के हाँ, इसके ऊपर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी थी। सीमांत पर्वोत्सव विकास समिति दुम्फुदार वहाँ की एक बहुत ऐतिहासिक जगह है नीति घाटी की। हर साल हम लोग वहाँ पे जो है कि राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। और ये आयोजन जो है कि 1947 से बदस्तूर जारी होता चला आ रहा है जी। और हमारे बुजुर्गों ने जब देश आज़ाद हुआ था तो 14 अगस्त 1947 की रात को वहाँ पर तिरंगा फहराया था। अच्छा। उस जमाने में, और तब से ये 15 अगस्त की परंपरा शुरू है। संस्था ने 1955 से जो है कि इस काम को अपने हाथ में लिया। उससे पहले गांव वाले खुद अपने हाथ मतलब अपनी कंट्रीब्यूशन से वो काम करते थे जी। तो उसके बाद जो है कि हम लोग ये संस्था वहाँ पर, अब जो है कि हम ये चाहते हैं कि ये संस्था केवल 15 अगस्त के संयोजन ही तक सीमित न रहे। इसको सामाजिक सरोकारों से जोड़ा जाए जी। ये जो है कि समाज को किस तरह से दिशा दर्शन दिया जाए उस ओर काम करे। तो इस तरफ हम अभी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अपने गुरुजनों से, अपने बुजुर्गों से उसकी बराबर मंत्रणा और सलाह लेते रहते हैं। तो देखो, बिल्कुल आपसे बात करने से ये लग रहा है कि आपके चिंताएं भी बहुत ज़्यादा हैं और समिति के थ्रू आप बहुत सारा काम करना चाहते हैं। तो हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। मैं फिर से गुरु जी के पास जाता हूँ। हाँ, कि उनकी बात अधूरी रह गई थी कि जो आपकी हिमालय की जड़ी बूटी नाम की जो किताब है उसका कैसा विचार आया आपने? क्योंकि अथाह जड़ी बूटियाँ, कितना संग्रह किया होगा आपने और किस तरह से संग्रह किया होगा? ये बचपन की बात है जी। गाँव में एकांशी लोग, तब तक कोई अस्पताल नहीं था, कोई डॉक्टर वगैरह कोई थे नहीं जी। तब हमारे गाँव में पूरे नीति घाटी में वैद्य लोग रहते थे जी। वो वैद्य लोग ये चमोली जिला के भी रहते थे, वो थाला के, तो आते थे वो जड़ी बूटी लेकर के गांव में जो भी आदमी बीमार उनको देते थे। अब वो ले आते थे वो अपने घर गांव के नज़दीक से ही बना के अपने हथेली में तोड़ करके खिलाते पिलाते, आदमी ठीक हो जाते थे। अगर किसी का फोड़ा होगा तो फोड़े के लिए घास ले आते थे। अगर पेट में उनका कोई दर्द है, कोई पीड़ा है या पेट दर्द है, उसके लिए दवाई और जड़ी बूटियों द्वारा ही करते थे। मैंने ये सोचा है कि आज तो एलोपैथिक में जा रहे हैं लोग जी, तो इससे अच्छा है कि अपने जो घरेलू जो दवाइयाँ, पुराने परंपरागत जो दवाइयाँ चलती थी जड़ी बूटी की, उसको क्यों ना उसको प्रकाश में लाए, परंपरागत ज्ञान, परंपरागत जी। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा प्रकाश में ला करके इसको प्रकाशित किया जाए ताकि लोग इसकी तरफ जाएं।
तो इसमें हमने प्रयोग भी किया है जी। बहुत सी जड़ी बूटियाँ ऐसी थी जिसको हमने प्रयोग करके लोगों के को लाभ भी हुआ लोगों को, जैसे फोड़ा फुंसी है, गले की खांसी है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, इसके लिए सभी दवाइयाँ उसमें कामयाब हुई है वो। तो इसलिए हमने किताब बना के दे दें तो आज भी काम आ रहा है। लेकिन आज अब का है जो है, तब का तो ये था, लेकिन अब मैं ज़रा उसको ध्यान कम दे रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी आज पतंजलि वाला जो चल रहा है उसके हिसाब से लोग कुछ ध्यान तो उस तरफ जा ही रहा है। बात में करेंगे क्योंकि हम तो आपकी किताब की बात करेंगे, आपने वहाँ के चीज़ों को लिखा है, पर तब की याद आपको कितनी आती है जो जब आप व्यापार करने तिब्बत जाते थे? तब उस पर आपने कोई किताब लिखी या नहीं? तिब्बत का व्यापार बहुत कठिन था। अच्छा। चलना, हाइट में जाना है, आपके हम ये समझो कि तिब्बत पूरा पठारी भाग है वो जी। उसमें जाते थे, लेकिन फिर भी आज उसकी याद क्यों है ये मैं भी सोचता हूँ कभी कभी, उसकी याद क्यों है, क्योंकि वहाँ का जो धरती है, वहाँ के जो सरोवर है, वहाँ की जो नदियाँ हैं, वहाँ के जो मैदान है, वो अभी भी याद है। जबकि वहाँ कोई न गाँव है, अलग अलग कैंपों में वहाँ रहते हैं जी। भेड़ बकरियों का टोली रहती है उनकी जी। उनको पालने के लिए वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। उनकी भी भेड़ बकरियां थी? हाँ, उनकी तो भेड़ हमारी इधर जो आप लोग उन्हीं के ऊन से हम खरीदारी करते थे। अच्छा, तो यहाँ से क्या, यहाँ से भी भेड़ बकरियां जाती थी उधर ना? यहाँ से हम अपनी जो पालतू भेड़ बकरियाँ हैं, अच्छा, वो सामान लेके जाते हैं, वो वापस आते थे, फिर उनके भेड़ बकरियाँ जो है जी, उनके भेड़ बकरी खरीद करके उन्हीं से माल लाद करके हम ले आते थे। एक आपकी और किताब है रांगपा जनजाति, उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ। उसको लिखने का क्या था, कारण था कि रांगपा ही जनजाति पे आपने थोड़ा मैं आगे ले जाता हूँ। जी जी। ये जो है मैं अभी बतलाया था सन 850 से हम लोगों को कहते थे आदिवासी जी। उसके बाद कहा था सीमांतवासी जी। उसके बाद एक समझौता हुआ 1967 में जी। फिर जनजाति भूटिया जनजाति हुई जी। तब से हमने पहले ये देखा हमारे विद्यालयों में लिखा रहता था सीमांतिक अपर प्राइमरी स्कूल। अच्छा, अंग्रेजों के ज़माने में। अच्छा, तब वो कक्षा 4 तक तो चलता था विद्यालय, जी। वर्नाक्यूलर की परीक्षा वो कोर्स था उनका। जी। तो हमने देखा जैसे दुम्फुदार की बात अभी इन्होंने की है, जी। तो दुम्फुदार में 15 अगस्त सन 1947 को मैं कक्षा 3 में था उस समय। अच्छा, कक्षा 3 में तो 15 अगस्त सबसे पहले हमने वहाँ पर मनाए हैं दुम्फुदार में। जी। और उसी समय से 15 अगस्त का जो वहाँ कार्यक्रम चलता है, उस जमाने स्कूल थी वहाँ? हाँ, स्कूल, प्राइमरी स्कूल। जी जी। तो ये जो रांगपा जनजाति पे आई किताब, तो रंगपा इसलिए भूटिया जो है इसका मैं थोड़ा आपको कर देता हूँ। जी जी। भूटिया की हम व्याख्या करते हैं जब कभी, जी। तो हमने ये क्या भूटिया शब्द जो है वो भोट से संबंधित है। अच्छा, भोट प्रदेश से। जी जी जी। तो ये भूटिया कहाँ से आया, ये शब्द यहाँ कैसे आया? जी। तो जबकि तिब्बतन लोग हमको नीति घाटी वालों को कहते हैं नीरी रंगपा, नीरी रंगपा, माणा घाटी वालों को कहते हैं डूनी रंगपा। अच्छा। और आपके ये आपके उत्तरकाशी वाले पीती रंगपा, उनको पीती रंगपा कहते थे। तो हमारे हर्षिल घाटी हाँ, को पीती रंगपा, और माणा घाटी को कहते हैं हाँ डूनी रंगपा, और हमारे यहाँ नीरी रंगपा। अच्छा। तो हमने कहा हम भूटिया कहाँ से, तो तिब्बतन लोग हमको कहते हैं तो रंगपा है जी। अरे हम कह रहे हैं हम भूटिया, ये भूटिया। तो सन 62 में यहाँ आए भूटिया लोग कुछ जी। तिब्बती डुल्पा लोग आए। डुल्पा आप जानते हैं, डुल्पा माने जो विचरण करने वाले जी। और कहीं कहीं अपने टेंट लगा करके वो व्यापार करते थे। आपने भी देखा होगा, वो रंग वगैरह ये बेचते थे। जी जी जी। तो उनको कहते थे भूटिया। हाँ, हमारे उत्तरकाशी भी वो रंग बेचना। हाँ, वो भूटिया थे। तो इसमें थोड़ा विवाद था कि भूटिया है कि रंगपा। हमने कहा यार ऐसा है, भूटिया कुछ नहीं है। हमने किताब लिखी मैं ना ये रंगपा, क्योंकि हमारे एक गाड़ी चलती थी मलारी में, जिम्बू फलाने वाली गाड़ी, उसमें लिखा रहता था रंगपा। हमने कहा ये बढ़िया है। हमने कहा ये किताब ही निकालते हैं, इसका पूरा रंगपा। तो रंगपा की हमारी 2 जातियाँ हुई थी, एक तोलसा एक मारसा।
तो हम अलग नहीं है बल्कि एक है, हम सब क्या है, रोंगपा है। इसलिए रोंगपा उसमें क्या क्या है किताब में? किताब के अंदर क्या कोई मैटर कुछ खास? क्या चीज़? किताब के अंदर कोई खास सामग्री किस विषय पे लिखी गई? सामग्री सब है, भाषाएं हैं, अच्छा, संस्कृति है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक है, व्यापार है, सब है उसमें। जी जी जी, सभी चीज़ें लिखी गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सावित्री फोनिया जी से जानना चाहता हूँ कि हमारा जो भोटांतर देश से जो भोटिया समुदाय के लोग आए हैं, तो आपके खान पान और त्यौहार, कोई खास प्रकार का त्यौहार है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं? ऐसा कोई त्यौहार है जिसको सब लोग परंपरागत रूप में मनाते हैं? क्या त्यौहार है? हमारे यहाँ तो वही होता, नंदा अष्टमी ना। अच्छा, नीति गांव में नंदाष्टमी। तो उसमें कोई विशेष पकवान बनता है? बस पकवान तो बनता है, पकौड़ी, अच्छा, रसपा वगैरह। अच्छा, और जो हमारे वो माता को भोग लगता है वो ना, अच्छा, कुट्टू का आटा जो पापड़ बोलते हैं जिसको, अच्छा, उसी का भोग लगता है। तो उसका नाम तो होगा कुछ, वहाँ क्या बोलते हैं उसको? हिद्द बोलते हैं हम, हिद्द अपनी बात। अच्छा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं राखी रावत जी से जानना चाहूँगा कि आप इतने दूर से आकर के आप अधिवक्ता भी हैं, आप गायक भी हैं और आप वहाँ के सामाजिक चिंतक भी हैं, तो आज के दौर में आप वहाँ की संस्कृति को आप कहाँ देख रहे हैं कि कितनी डेवलप हुई है, वहाँ की जो लोक कलाएं हो कितनी डेवलप हुई है? पंचोली जी, लोक कलाकारों की जब बात करेंगे ना, तो आज क्या हो रहा है कि हम तो विरासत के रूप में अपने बड़ों से देखते आए हैं, जो सुनते आए हैं, यानी कि अपने पिताजी से भी मैंने सुना था, जो तिब्बत व्यापार के बारे में काफ़ी सुना, तो सर भी जानते होंगे। तो उनसे एक अनुसरण करके जब मैं आगे चली, तो वर्तमान समय में तब जो थी एक मतलब जो जीवित विरासत थी हमारी, लेकिन आज क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि तमाम छोटे छोटे जो लोग गा रहे हैं, अपने स्तर पे तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि हर कलाकार बड़ा होता है, वो जीवित होता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि हमारे परिवेश को जो पहन रहे हैं, वो परिवेश का एक रूप बदल दे रहे हैं। अच्छा, थोड़ा बदल गया। हाँ, तो वो रूप जो स्वाभाविक रूप से सही नहीं है। ये थोड़ा चिंता का विषय है। हाँ, बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि मैंने अभी देखा था, मतलब 2-3 उसमें देखा, तो मैंने स्पेशली लोगों को रोक के कहा कि अगर आपको नहीं आता है पहनना तो आप हमसे सीखिए। अच्छा, और हम आपको इस चीज़ को सिखाएंगे। तो अभी मेरा TRI से भी निवेदन हुआ कि आप कार्यशाला लगवाइए, और उसमें हम जो हमारी चांचड़ी चौफला वगैरह हैं, या हमारे जो लोकगीत हैं, जैसे हमारे विजय भाई साहब जी हैं, रिटायर्ड हैं, तो मैं उनसे कह सकती हूँ कि वहाँ पर आके उस जो हमारी जीवित चीज़ है उसका स्वरूप ना बदले, जो बच्चों को हम दें वहाँ पर, वो उस रूप से हम शिक्षा दें। और जैसे सर ने अभी कहा, हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ, मैं आज सुन रही हूँ बड़े प्यार से, तो कटुकी वगैरह, जो हम अभी भी उस चीज़ को, जीरा हो गया, कटुकी हो गया, हमारे मुंह में छाले होते हैं जब भी, तो आपको उसको क्या करते हैं, रात में जैसे भिगा दिया गिलास में, सुबह उसको पी लिया, तो वो काफ़ी राहत महसूस होता है। जो आजकल हम लोग ले रहे हैं ना, छालों को लगाने के लिए ट्यूब ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं, लेकिन वो एक प्राकृतिक औषधि है। तो धरोहर के रूप में आज आपके माध्यम से भी मैं बहुत अच्छा सुन रही हूँ। तो बस चिंता का विषय सिर्फ ये है कि हमारे परिवेश को, हमारे लोकगीत को, और जो हमारी विरासत है उसको कीजिए, आप बृहद स्तर पर कीजिए। राखी रावत के मुंह से जब लोकगीतों की बात आती है तो दर्शक तो सुनना ही चाहते हैं, और आप चांचड़ी या चौफला कोई सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? फिर से आपसे 2 लाइन सुनना चाहते हैं। चांचड़ी चौफला तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक हमारा जो वो था पहले टाइम पे और अब के टाइम पे, तो पहले के आज तो क्या हो रहा है कि 28-28 साल हो जा रहे हैं, 30-32 साल हो जाए, 40 साल में भी हम मतलब बालिकाएं या महिलाएं कह रही है कि अभी हम बड़े नहीं हुए। लेकिन उस टाइम का एक बहुत दर्द भरा था कि खिमले दिक्कु सौर्यास, मतलब कैसे जाऊं। बिल्कुल। तो उसमें 7 साल में भी और 10 साल में भी बालिकाओं की शादी हो जाती, तो बड़ा एक वैसा दृश्य होता था। बिल्कुल। तो उस समय कहते थे, सातियों ची कन्या ही जा अमा खिम दिको सौर्यासा धीन उमर कल मुंचो शेष की तीरु दी की अमा गीत घोरे मवाची धीन उमर कल। बोलने का मतलब ये है कि जब छोटे से शादी हो जाती तो कैसे जाऊं, जिसे कहते कैसे करूं, है ना। तो जब जाती थी मैं सुबह पानी लेके जाती थी, तो कोई नहीं दिखता था। तो इस दृश्य को हम लोगों ने जो किया, और आज जो लोक संस्कृति लोकगीत के जो बदलते हुए स्वरूप हो रहे हैं, उसमें से काफ़ी कुछ ऐसा हो जा रहा है कि हम लोग खुद अंदर से, मतलब मैं आज के समाज की बात कर रही हूँ, मतलब मैं भी 40+ हो गई हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि मेरे जब बड़ों का साथ रहेगा थोड़ा बहुत, तभी मैं इस कार्य को आगे कर पाऊँ, क्योंकि समाज बहुत ज़रूरी है संस्कृति, विरासत और शिक्षा को आगे ले जाने के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल जागरूकता। और भोटिया समुदाय के साथ बात हम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई। आपके परंपरागत ज्ञान, आपके विकास के जो पारी है उस पर हम बात करेंगे तो समय बहुत जाएगा। समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं आप सभी लोगों का, विजय सिंह रावत जी, सावित्री फोनिया जी, गुरु जी आलम सिंह चौहान जी और लोक कलाकार, बहुत ही चर्चित लोक कलाकार राखी राव जी, आप सभी लोगों का हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आप सब लोगों का। ऐसे ही किसी दूसरी कहानी और दूसरी कड़ी को लेकर के अगले दिन हम आपसे मुखातिब रहेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।